हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने हार्ट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। आज हम उसके फंक्शंस यानी कि फिजियोलॉजी पढ़ने वाली है। तो क्लास के साथ बने रहिएगा लास्ट तक और क्लास को स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो हार्ट के बारे में जो हमने पढ़ना है ना, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, हार्ट जो है ना, ये पंपिंग ऑर्गन होता है। कई बच्चों को पूछा जाता है कि ब्लड की प्योरिफिकेशन कौन करता है। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज कर देना। इसे हम क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ये पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, ना कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हार्ट जो है वो पंपिंग करता है। पंपिंग का मतलब है कि ये अपने अंदर से ब्लड को बाकी जगह तक पहुंचाता है। अगर हमसे पूछे कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करवाता है, यानी कि ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कौन चेंज करता है, या फिर हम बोलेंगे कि इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कौन चेंज करता है, तो हम लिखते हैं फेफड़े, लंग्स। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करवाता है, यानी कि ब्लड को छानता कौन है, तो हम क्या लिखेंगे? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में ये हमारा आंसर आता है किडनी। ये ध्यान रखना है आपने। कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योरीफाई कौन करता है, तो बच्चे कभी तो हार्ट आंसर करते हैं और कभी किडनी। प्योरिफिकेशन फेफड़े करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन बदलता है? फेफड़े बदलते हैं। जो ये किडनी है, ये फिल्ट्रेशन करेगी। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, बड़े टुकड़ों को अलग, छोटे टुकड़ों को अलग कर देती है। और जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड को कहा जाता है रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, और इसको लिखते हैं रक्त को छानना। रक्त को छानना, ठीक है ना। ये कौन करवाता है? किडनी। अब हम बात करेंगे जो हार्ट है उसका अगर काम पंपिंग का है। पंपिंग मतलब एक जगह से किसी भी मटेरियल को, चाहे वो कोई फूड मटेरियल हो, कोई ऑक्सीजन हो, कोई CO2 हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका होता है? हार्ट का। तो इस पूरे काम को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण। जो हार्ट है हमारा, वो रक्त का दोहरा परिसंचरण करता है। रक्त का परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है एक जगह से रक्त को दूसरी जगह पहुंचाना। इसमें मेन काम किसका रहता है? मेन काम रहता है रक्त वाहिनिकाओं का, या रक्त वाहिकाएं बोल सकते हो, रक्त वाहिनी बोल सकते हो आप। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी का मतलब होता है ब्लड वेसल। जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल, वो होता है दो प्रकार का। एक होता है ओपन, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुले के अंदर हमें ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगी। जैसे हमारे हाथों में आपने ये देखी होगी ग्रीन ग्रीन कलर की नसें, ये वेन्स होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वेन्स। मैं अभी बताऊंगी इनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इनको वेन्स कहा जाता है। अंदर की तरफ रेड रेड कलर की होती है, उन्हें आर्टरीज यानी कि धमनियां बोला जाता है। तो ब्लड उनके अंदर होता है, इसीलिए हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जिनके अंदर ऐसा नहीं होता उनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे कॉकरोच के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो मैमल्स हैं, यानी कि हम इंसान जो है, उनके अंदर कैसा पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो रक्त वाहिनी है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरीज, आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं धमनी। दूसरी होती हैं शिराएं, इनको कहते हैं वेन्स। अभी तक आपने ये देखा होगा कि मैंने एक भी टॉपिक पे ऐसा नहीं बोला कि हमारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
इससे पहले वाला है प्योरिफिकेशन पे आता भी है नहीं भी आता कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो आर्टरीज वेन वाला टॉपिक है ना, इस पे कंफर्म एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। आर्टरीज वेन पे क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उसकी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि वो जो अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसको सोल्व कैसे करना है। अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे वो बताती हूँ। आर्टरीज में हमेशा कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। या इसके लिए ना अगर कभी भी वर्ड का अगर इस्तेमाल होगा तो हृदय से होगा, हृदय से, यानी कि फ्रॉम हार्ट। इसके लिए कभी भी अगर वर्ड का इस्तेमाल होगा ना तो फ्रॉम हार्ट यानी कि हृदय से होगा। इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, मोटी भित्ति, थिक वॉल। और इसके अंदर ब्लड कैसा होता है? हमेशा प्योर ब्लड। प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रक्त। हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है इसके अंदर। इसके 3 पॉइंट क्लियर है। अगर आर्टरी का टॉपिक कभी भी आता है तो हमेशा हृदय से लिखा हुआ मिलेगा आपको, मोटी भित्ति मिलेगी आपको इसकी, और प्योर ब्लड इसमें मिलता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, इस तरफ हृदय तक लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर, हृदय तक, ठीक है, टू हार्ट। इसकी भित्ति होती है पतली, तो हम लिखेंगे पतली भित्ति। और यहाँ लिखेंगे इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त इसमें पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड। अब मुझे ये बताओ कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है और इंजेक्शन किस में लगाया जाता है? आर्टरीज और वेन्स में से ब्लड प्रेशर किस में मापा जाता है और जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किस में और क्यों? रीज़न, आर्टरी से क्या ब्लड प्रेशर मापेंगे? आर्टरी से बीपी मापा जाता है। ये हो गया बीपी, ठीक है। बीपी का टॉपिक मैं इस टॉपिक के बाद में कराऊंगी, हार्ट का फंक्शन हो जाएगा ना उसके बाद में आपको बीपी करवाऊंगी मैं। और इंजेक्शन लगाया जाता है इसमें। चलो ये तो हो गया क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है? हम इंजेक्शन इसमें क्यों नहीं लगा सकते? बीपी इससे क्यों नहीं मेजर कर सकते? ये बताओ, अपोजिट क्यों नहीं कर सकते हम? रीजन क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता कि प्योर ब्लड में नहीं लगा सकते। रीज़न ये होता है, एक तो इसकी भित्ति पतली होती है, जो सुई होती है, नीडल होती है, वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, इसमें बीपी कम होता है, ब्लड का प्रेशर इसमें कम होता है और इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसमें बताऊंगी, पहले मेरी बात सुनो फिर मैं लास्ट में इसका आंसर करती हूँ आपको। अच्छा, आर्टरीज में बीपी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स, इसीलिए आर्टरीज से बीपी को मापा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बीपी हमें चाहिए वो इसी में मेज़र कर सकते हैं। इसमें इतना कम होता है कि इसकी रीडिंग भी नहीं आती, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इसकी जो वॉल होती है, भित्ति होती है, वो मोटी होती है, मोटी भित्ति होती है, इसीलिए इसके अंदर सुई को पेनिट्रेट नहीं करवाया जा सकता, इसमें आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। एक और रीज़न इसका ये है कि अगर इसमें सुई पेनिट्रेट कर भी गई, जैसे कि आप कह रहे हो कि मोटी सुई लेके हम कर सकते हैं, सुई पेनिट्रेट कर भी गई तो जो ब्लड का प्रेशर है उसकी वजह से जो ब्लड बाहर आएगा, जैसे नॉर्मली हमें यहाँ पे एक वेन होती है, इसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, हम उसको ऐसे दबा लेते हैं, उससे रुई कॉटन जो भी देते हैं, और फिर वो ब्लड बंद हो जाता है, अपने आप कोगुलेट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो होता ही नहीं, इसलिए। अब प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वो ब्लड ऐसे आएगा। एक एग्जांपल हम अपने घर से ले सकते हैं। कई बार जो नल होता है उसके अंदर हम पाइप लगा के बाहर कुछ भी गाड़ी वगैरह धो रहे होते हैं, अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और उस पाइप में बीच में कहीं होल हो गया और प्रेशर अगर पानी का ज़्यादा है तो पानी ऐसे आता है ना, ऐसे आएगा पानी। अगर पानी का प्रेशर कम है तो कहाँ से पानी निकल रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा, वो आराम आराम से वहीं से निकलता रहेगा। तो यही सेम रीज़न होता है इसमें और इसमें। इसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है, अगर सुई पेनिट्रेट करी है और थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आ भी रहा है तो इतना प्रेशर से बाहर नहीं आएगा और 2-3 मिनट के बाद वो क्या कर जाएगा, कोएगुलेट करके उसको बंद कर देगा। लेकिन इसमें प्रेशर ज़्यादा है, अगर हम मोटी सुई लेके इसको पेनिट्रेट कर भी देंगे तो प्रेशर जो ब्लड का आएगा उसको रोकना क्या हो जाता है, मुश्किल हो
जाता है, फिर वो कोएगुलेट नहीं कर पाता, इसीलिए नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न ये है कि जो सुइयाँ पतली बनाई होती है वो इसी रीजन से बनाई होती है कि दर्द ना हो। अगर किसी से दुश्मनी है तो आप भले ही मोटी सुई लेके चुबा सकते हो इसको। सुइयाँ पतली, आजकल तो पेनलेस इंजेक्शन लगवाते हैं लोग कि दर्द ही ना हो, इंजेक्शन भी लगवा ले, तो वो इसीलिए लगवाते हैं, पतली सुई का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हमारे पास ऑप्शन है इसमें इंजेक्शन लगाने का, तो मोटी सुई लेके इसमें इंजेक्शन क्यों लगाना। दूसरी बात, ये काफ़ी अंदर होती है और वेन्स ऊपर दिख रही होती हैं, तो जो ऊपर दिख रही है उसमें इंजेक्शन लगाना आसान है कि अंदर से ढूंढ के उसके अंदर इंजेक्शन लगाना आसान है, बताओ। जो ऊपर दिख रही हैं, जिसमें नेचुरली सब चीज़ें बनी हुई हैं, उसी में इंजेक्शन लगाना सही है ना, तो इसलिए उसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। और बीपी इसलिए मेज़र किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बीपी होता है, इसीलिए मेज़र करते हैं। यहाँ से मेज़र करते हैं, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं करना। तो इतना क्लियर है। अब जो ये वर्ड है ना, ये आपको ज़रूर याद रखना है, हृदय से और हृदय तक, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब मैं आपको हार्ट का फंक्शन समझाने वाली हूँ, दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। और जितने भी हार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डबल सर्कुलेशन से बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर ले डबल सर्कुलेशन। चलो, डबल सर्कुलेशन, हार्ट का काम क्या होता है, डबल सर्कुलेशन करना। डबल सर्कुलेशन से पहला क्वेश्चन सुनो। अच्छा, डबल सर्कुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये बताओ। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेशन से फर्स्ट क्वेश्चन सुनना आपने। खोज किसने की इसकी, खोज किसने की है बताओ। इसकी जो डिस्कवरी है डबल सर्कुलेशन की, वो किसने की है, विलियम हार्वे ने। किसने की है, विलियम हार्वे ने की है, ठीक है। खोज किसने की है इसकी, विलियम हार्वे ने। अब पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। जो मैं समझा रही हूँ आपको पहले ध्यान से सुनना है। एक बार हम इसको हार्ट मानते हैं, 4 चैम्बर, ये हार्ट बना दिया, ये यहाँ पे फेफड़े बना दिए, ठीक है। ये हार्ट यहाँ है, एक बार यहाँ लगा के दिखा रही हूँ। ये कोई भी हमारा ऑर्गन मान लो और उस ऑर्गन के क्या मान लेते हैं हम, सेल मान लेते हैं, ठीक है। सेल यानी कि कोशिकाएं। एक बार ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ आएगा, अगर आना होगा तो। ध्यान से सुनोगे तो जो मैं समझा रही हूँ वो एक ही बार में समझ आ जाएगा, पहली बार में, ठीक है ना। ये फेफड़े हो गए, इसमें ये एल्वोलाई है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एल्वोलाई पढ़ी थी ना पहले, कुपिंगाएं पढ़ी थी, ठीक है। जो रेड कलर का इस्तेमाल मैं करूंगी वो प्योर ब्लड के लिए करूंगी, और जो ब्लू कलर का मैं इस्तेमाल करूंगी वो इम्प्योर ब्लड के लिए करूंगी, ठीक है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल होगा और रेड कलर का इस्तेमाल होगा प्योर ब्लड के लिए। है क्या इसमें ब्लू, चलो ये रहा। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हमने सांस लिया था, ऑक्सीजन अंदर गई थी, उस टाइम पे मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया था, याद है सभी को। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीश्वसन पढ़ाया था, है ना। ऑक्सीश्वसन में मैंने एक प्रोसेस बताई थी आपको, याद है कौन सी प्रोसेस थी वो। उसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है, हमें मिलता है 6 CO2 प्लस में 6 H2O प्लस में एनर्जी, याद है, ठीक है। मैंने कहा था एनर्जी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, 38 ATP ऊर्जा मिलती है, पानी भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, बची CO2। वो CO2 वापस कैसे जाएगी, वो CO2 वापस कैसे जाती है, वो CO2 यहाँ से वापस जाती है, यहाँ से वापस जाएगी इसमें, ठीक है। ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर गैस का क्या हुआ है, आदान प्रदान। ऑक्सीजन आई होगी, कैसे आएगी वो तो आगे पढ़ेंगे ना हम। एक बार हम यहाँ से मानते हैं कि जो CO2 हमने निकाली है उसका क्या होगा, वो CO2 ब्लड के साथ मिक्स करके कहाँ जाएगी, ये कौन सा पार्ट था, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना तो पता है ना, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये यहाँ पे थी आयोटा, आयोटा यानी कि महाधमनी, इसको महाधमनी बोलते हैं। ये इतना तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो जो हमने पढ़ा था वो ये
कि सबसे पहले जो CO2 हमें मिली यहाँ पे ऑक्सीजन होने के बाद जो CO2 मिली वो ब्लड के साथ मिक्स करके सबसे पहले हार्ट के कौन से भाग में एंटर करेगी, ये बताओ। ये पहला क्वेश्चन है। डबल सर्कुलेशन के टाइम यानी कि दोहरे परिसंचरण के वक्त जो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड, प्योर नहीं बोला, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त जो हार्ट में एंटर करता है तो वो कौन से भाग से एंटर करता है? कौन से भाग से? राइट एट्रियम, दाएं आलिंद से। पहला क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। अब ये ब्लड इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब ये जब पूरा भर जाएगा तो ये ब्लड इसमें चला जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा भर जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फेफड़ों तक। इतना किसको क्लियर है बताओ? किसको डाउट है इतने में बताओ? किसी को डाउट नहीं है? एक बार रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से जो हमने CO2 निकाली थी वो CO2 ब्लड के साथ मिक्स करके हार्ट के पहले भाग यानी कि राइट एट्रियम में एंटर करता है। पहला क्वेश्चन तो आता है ये, क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला कौन सा भाग है? राइट। हार्ट का ये वाला राइट भाग है। राइट भाग में कैसा ब्लड है? अशुद्ध। दाएं भाग में कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। तो पूछेंगे कि हार्ट के दाएं भाग में कैसा रक्त मिलता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त हार्ट के कौन से भाग में मिलता है? दाएं भाग में। क्लियर दूसरा क्वेश्चन? ठीक है। तीसरा सुनो, हार्ट से क्या निकलती है? अभी बताया था मैंने, हृदय से क्या निकलती है? क्या निकलती है? आर्टरी। ये देखो लिखवाया, मैंने कहा था याद रखना इसको, बोला था ना मैंने याद रखना, हृदय से। तो हृदय से क्या निकलती है? आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है? आर्टरी निकलती है, ठीक है। अच्छा, कैसा ब्लड है इसके अंदर? इम्प्योर ब्लड है ना। ये क्या है? कैसा ब्लड होना चाहिए, लेकिन कैसा ब्लड है, ये क्वेश्चन है। सभी धमनियों में प्योर ब्लड मिलता है, ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें इम्प्योर मिलेगा। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसका पूरा नाम मतलब हिंदी में होता है फुफ्फुसीय धमनी। तीसरा क्वेश्चन क्लियर है? 3 क्वेश्चन बता दिए। सबसे पहले कौन से भाग में एंटर करेगा? राइट एट्रियम में। दाएं भाग में कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर। कौन सी धमनी के अंदर इम्प्योर ब्लड होगा? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। 3 क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब जब यहाँ पे ये पहुंचा तो इसको मैं यहाँ बनाती हूँ, इस हिस्से को मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे ब्लड वेसल गई होगी और ये ऐसे वो होगी कूपिका। इस कूपिका में जब हमने सांस लिया होगा तो उस टाइम पे कौन सी ऑक्सीजन भर रखी होगी? सॉरी, कौन सी गैस भर रखी होगी? ऑक्सीजन। अब क्योंकि हम वापस छोड़ने वाले हैं गैस को, तो यहाँ पे CO2 कैसे आएगी? ये CO2 तो चली जाएगी इधर और ये ऑक्सीजन आ जाएगी इधर। अब ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया। अब ब्लड प्योर हो गया तो उसके लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से ब्लड प्योर होके कौन से भाग में एंटर कर रहा है? प्योर ब्लड कौन से भाग में एंटर कर रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। अगर इम्प्योर पूछेंगे तो आंसर आएगा राइट एट्रियम में, अगर प्योर पूछेंगे तो लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, बाएं आलिंद में। ये जब पूरा भर जाएगा तो कहाँ एंटर करेगा ब्लड? इसमें। अब बाएं भाग में कैसा ब्लड है बताओ? प्योर है। लेफ्ट भाग में कैसा ब्लड है? प्योर, ठीक है। अब ये हृदय तक कौन आ रही है बताओ? शिरा आ रही है। शिरा के अंदर कैसा ब्लड होता है? प्योर। इम्प्योर होता है, शिरा के अंदर इम्प्योर होता है, पर इसके अंदर कैसा है? तो ऐसी कौन सी शिरा है जिसके अंदर प्योर ब्लड मिलेगा? फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी वेन। क्लियर है इतना? पल्मोनरी वेन। कौन सी शिरा या कौन सी वेन के अंदर प्योर ब्लड मिलेगा?
पल्मोनरी वेन के अंदर। यहाँ से सारा ब्लड जाता है अयोर्टा में। अयोर्टा होती है महाधमनी। अयोर्टा से क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए। लार्जेस्ट आर्टरी इज नोन एज, क्या बोलते हैं? अयोर्टा बोलते हैं। अब अयोर्टा से छोटी छोटी धमनियां निकलेंगी और ये पहुंचा देगी यहाँ तक। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीश्वसन करेंगे, वही 6H2O 6CO2 प्लस में एनर्जी देंगे, वही सेम काम रिपीट हो जाएगा। तो क्योंकि दो बार इसके अंदर ब्लड आया ना, एक बार प्योर फॉर्म में एक बार इम्प्योर फॉर्म में, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है और इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। रिपीट कर दूं? ठीक है। ये जो ऑक्सीजन आई थी, इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हमारी जो मसल सेल या कोई भी टाइप की सेल हैं, किसी भी टाइप की सेल मान सकते हो आप, उन्होंने क्या किया? ऑक्सीश्वसन किया। ऑक्सीश्वसन में उसने हमें क्या दिया? 6H2O 6CO2 प्लस में एनर्जी। एनर्जी हमने इस्तेमाल कर ली, पानी हमने इस्तेमाल कर लिया, CO2 को वापस भेजना है। CO2 वापस भेजेंगे, वो ब्लड कैसा हो जाएगा? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पूरा भर जाएगा तो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर हृदय से क्या निकलेगी? धमनी, और धमनी के अंदर कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर। तो पूछेंगे ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होगा? तो फुफ्फुसीय धमनी। अब ये कहाँ जाएगी? फेफड़ों तक। फेफड़ों में क्या हो जाएगा? ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड प्योर में चेंज हो जाएगा। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वी ऑक्सीजनेट ब्लड किसके अंदर चेंज हो जाता है? ऑक्सीजनित के अंदर, रक्त के अंदर चेंज हो जाता है। अब हृदय तक कौन आएगी? शिरा। क्या लेकर आएगी? प्योर ब्लड। नॉर्मली शिरा के अंदर कैसा होता है? इम्प्योर होता है, लेकिन इसके अंदर कैसा है? प्योर। तो कौन सी शिरा है ये? फुफ्फुसीय शिरा। कहाँ एंटर करेगी सबसे पहले? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से अंदर एंटर करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से अयोर्टा, अयोर्टा से वापस इधर। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने? एक तो ये बना कि सबसे पहले खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। ठीक है। सबसे पहले ब्लड, इम्प्योर ब्लड एंटर कहाँ किया? राइट एट्रियम में। सबसे पहले प्योर ब्लड कहाँ एंटर किया? लेफ्ट एट्रियम में। कौन सी तरफ इम्प्योर ब्लड होता है? राइट साइड। प्योर ब्लड कौन सी तरफ होता है? लेफ्ट साइड। एक्सेप्शन बताइए ऐसा जिसमें धमनी है लेकिन इम्प्योर ब्लड होगा? फुफ्फुसीय धमनी। शिरा है लेकिन प्योर ब्लड होगा? फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है ना? इतना क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। एक बार जब ये ऐसे पंप करते हैं, इसको वन कार्डियक साइकिल, एक हृदय चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वन कार्डियक साइकिल, यानी कि एक हृदय चक्र बोला जाता है। तो ये था डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन समझ में आता है तो एक ही बार में आता है। ठीक है ना? अब आया कि नहीं आया समझ में, मुझे ये बताइए। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बताओ, डाउट है किसी को? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हृदय तक प्योर ब्लड को कौन पहुंचाता है? कौन सी शिरा? ठीक है, सही बता रहे हो। किडनी तक कौन पहुंचाता है? किडनी तक महाधमनी। ठीक है। महाधमनी से ना छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं, जैसे रीनल आर्टरी हम बोलते हैं। किडनी की जो धमनी होगी वो रीनल आर्टरी उसका नाम है, वो किडनी तक क्या पहुंचाती है? प्योर ब्लड पहुंचाती है। अब मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछ रही हूँ। ब्लड का पंपिंग करने का काम है हार्ट का, तो क्या हार्ट को खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए? एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर बैंक में काम कर रहा है और सारे पैसे उसी के हाथ से होके गुजर रहे हैं, तो क्या उसको खुद को पैसों की ज़रूरत नहीं है? उसको खुद को सैलरी की नीड नहीं है ना? तो हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए जिससे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। मैं उस वाले ब्लड की बात कर रही हूँ कि जो हार्ट को एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ये जो आप बोल रहे हो ना शिरा पहुँचाती है, ये तो हार्ट का काम है। वो शिरा से लेता है फिर वापस पंप करता है, ये वाला नहीं। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड पहुंचाता है जिससे वो खुद का श्वसन करता है, जिससे वो खुद की एनर्जी लेता है, वो वाला ब्लड कौन पहुंचाता है? कोई ना कोई धमनी ही पहुंचाएगी, है ना? क्योंकि सारी धमनियां ही पहुंचाती है सभी ऑर्गन तक। तो उस धमनी का नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरी। क्या है उस धमनी का नाम? उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है?
एक दिल की जिस पर्सन को बीमारी होती है उसको बोला जाता है वो CAD का मरीज है। CAD, CAD की फुल फॉर्म होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कि इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, इस आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये आर्टरी हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी। जब ये आर्टरी हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हार्ट को चाहिए, नहीं पहुंचा पाती, उस टाइम पे होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब होता है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन हार्ट के पास नहीं पहुंच रही, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। जब हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। जितनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच रही, लेकिन पहुंच रही है, थोड़ी बहुत पहुंच रही है, तो हार्ट अटैक। बिल्कुल नहीं पहुंच रही तो हार्ट फेलियर। कई लोगों को आपने ये कहता सुना होगा कि अटैक आया और डेथ, दैट इज नॉट अटैक, वो फेलियर होता है, उसको हम फेलियर बोलते हैं। अटैक में पर्सन ऐसे तड़पता है, उसको दर्द होता है, उस सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, उस पर्सन को हम उठा के डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, दैट इज द हार्ट अटैक, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। क्लियर है। एक होता है छोटा हार्ट अटैक। छोटा हार्ट अटैक सुने, कभी कभी किसी पर्सन को छाती में दर्द हो जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं, छोटा हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ऐसे थोड़ी है छोटा सा हार्ट अटैक आया बड़ा हार्ट अटैक आया, एक्चुअली में दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना बोल सकते हो आप कि एंजाइना है वो। एंजाइना क्या होता है, क्या होता है एंजाइना, बीमारी। कौन सी बीमारी, मसल पेन। हार्ट की मसल के अंदर, हार्ट का मसल होता है, हार्ट मसल से बना होता है, हार्ट की मसल के अंदर जब दर्द होता है ना, उसे हम एंजाइना बोलते हैं। अब वो दर्द तो हार्ट में ही हो रहा है, अब किसी को क्या पता कि मुझे मसल में दर्द हो रहा है कि हार्ट को सप्लाई बंद हो गई है, तो उसको हार्ट में पेन होगा, हार्ट में पेन होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं छोटा हार्ट अटैक था, क्योंकि उसके अंदर सप्लाई सप्लाई का तो कोई रोल था नहीं, तो कोई घबराने वाली बात तो होती नहीं है, तो वो मिमिक करता है हार्ट अटैक को, यानी उसकी एक्टिंग करता है हार्ट अटैक जैसी। एक्चुअल में हार्ट अटैक नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई हीरा है 10-15 करोड़ का, और उसमें असली चोर की बजाय एक बार नकली चोर भेज दे, तो नकली चोरों ने मिमिक्री की है ना असली चोरों की, तो डर तो उतना ही लगा रहता है कि कोई असली चोर ना आ जाए। सेम मिमिक करता है वो, किसकी मिमिक्री करता है, हार्ट अटैक की, पर असली में वो हार्ट अटैक होता नहीं है, उसे एंजाइना बोलते हैं। अब इसीलिए डॉक्टर्स ने उसको कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए उसको छोटा हार्ट अटैक बोल दिया था। इतना क्लियर है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और एंजाइना के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे बीपी के बारे में। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी आपको याद रखनी है, कोरोनरी धमनी जो हार्ट तक ऑक्सीजन के लिए क्या पहुंचाएगी, ब्लड पहुंचाएगी। इतना क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं बीपी की। पहले तो बीपी की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, ब्लड प्रेशर, सही बताया। अब मुझे ये बताओ ये प्रेशर कौन सा होता है। अच्छा हिंदी में बताओ पहले इसको। रक्त चाप भी बोल सकते हो आप इसको, और रक्त दाब भी बोल सकते हो। ठीक है, कई जगह ना आपको रक्त चाप देखने को मिलता है, कहीं दाब देखने को मिलता है, तो दोनों सेम है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा होगा आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज, वेन्स नहीं, आर्टरीज, धमनियों में जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसे बोलते हैं। अब बच्चे बोलते ऐसे हैं, ये धमनी है, इसके अंदर ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो कर रहा है उसे नहीं, जो प्रेशर वो इसकी दीवारों पे लगा रहा है ना, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तभी तो जब यहाँ पे होल होगा तभी तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसे आएगा। अगर इधर ही प्रेशर होता तो उधर किस नाम का प्रेशर जाता है ना। तो दीवारों पे जो प्रेशर लग रहा है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल बीपी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ बीपी मापने का यंत्र क्या होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, हिंदी में लिख रही हूँ, स्फिग्नोमैनोमीटर।
मीटर। मुझे नॉर्मल बीपी बताओ कितना है। इसमें कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? पारा का, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल बीपी बताओ। एक 120/80 mmHg, ठीक है। हाई बीपी, लो बीपी को क्या क्या कहा जाता है? हाई बीपी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई बीपी कहलाता है हाइपरटेंशन। ये आपसे पूछा जाता है, क्या नाम देते हैं इसको? हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है इसका, ठीक है, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब आप इसे बोल सकते हो। 20-20 बढ़ा दो, 120/80 है ना, 140/100 कर दो इसको। इससे जब ज़्यादा बीपी हो जाता है तो हाई बीपी होता है, उच्च रक्तदाब बोलते हैं इसको, उच्च रक्तदाब। लो बीपी बताओ। इसको हाइपोटेंशन कहा जाता है, हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको। और निम्न रक्तदाब कहा जाता है इसे, निम्न रक्तदाब। 20-20 कम कर दो, 120/80 है ना, 100/60 कर दो, से कम। इससे कम बीपी हो गया तो लो बीपी, इससे ज़्यादा हो गया तो हाई बीपी। खतरनाक कौन सा है, हाई बीपी या लो बीपी? हाई बीपी खतरनाक है। कैसे है हाई बीपी खतरनाक? क्योंकि बीपी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, नसें फट जाती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है लो बीपी। लो बीपी में क्यों खतरनाक है बताओ? क्योंकि हाई बीपी मतलब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेके भागेगा वो। ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी मतलब हाइपर एक्टिव हो जाएगा इंसान, चीज़ें तोड़ फोड़ करने लग जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा, है ना, हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसको देख के हम बता सकते हैं इसका बीपी हाई है। या तो उसको बीपी की गोली दे देते हैं या फिर उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पर जब किसी पर्सन का बीपी होता है लो, मतलब कम ब्लड पहुंचेगा, कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, कम ऑक्सीजन पहुंच रही है तो कम एनर्जी, कम एनर्जी मतलब सुस्ती आ जाती है उसके अंदर। वो आता है हमारे पास, बड़े प्यार से हमें कहता है यार नींद आ रही है आज तो मुझे। फिर हम ये कहते हैं अच्छा तुझे नींद आ रही है, चल डॉक्टर के पास। ऐसा तो नहीं कहते ना हम क्या कहते हैं, सो जा जाके, थक गया होगा रेस्ट कर ले। वो बेचारा रेस्ट करता है और फिर वो रेस्ट ही करता रह जाता है ना, क्योंकि बीपी लो हो जाता है, फिर और लो हो जाता है, फिर और लो हो जाता है, फिर डेथ हो जाती है। अब फिर लोग कहते हैं सोया था उठा ही नहीं, सोया का सोया ही रह गया। बीपी लो होता है ना, पर्सन बता नहीं पाता, हम उसको एज्यूम नहीं कर पाते, हम उसका पता नहीं कर पाते कि उसका बीपी लो था इस वजह से वो सो रहा है, या वो थका हुआ था इस वजह से सो रहा है। तो इसलिए लो बीपी में डेथ के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई बीपी। क्योंकि हाई बीपी में पता चलता है ना इंसान को हाई बीपी है, उठा के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो ठीक कर देंगे। पर लो बीपी में तो पता ही नहीं चलता, इसीलिए लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है, लो बीपी में डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये था बीपी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप समझते हो, सबको पता होगा अपना अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आएगा, जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे पहले खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप की? लैंडस्टीनर ने की थी, लैंडस्टीनर ने। अच्छा, कौन से ब्लड ग्रुप की थी? एबीओ की थी। फिर होता है एक आरएच फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव जिसे हम बताते हैं। तो जो आरएच फैक्टर की खोज है वो की थी वीनर ने। ये जो है ना आरएच, ये रीसस मंकी से लिया गया था सबसे पहले, उसमें देखा गया। तो आरएच रीसस से डिनोटेड है, ये एक मंकी था। जब ये एंटीजन किसी के अंदर होता है, प्रेजेंट होता है जब ये, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे अभी अभी जिसने बोला ना बी पॉजिटिव, इसका मतलब उसके अंदर ये एंटीजन है। अगर ये एंटीजन नहीं होता ना, तो अगर एब्सेंट होता है ये, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है ना। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन वो होता है जिसके खिलाफ कोई बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है ना, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला किसने किया था? विनर ने। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की,
उन्होंने हमसे ABO नहीं पूछा, उन्होंने हमसे RH नहीं पूछा, हम कहेंगे लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, क्योंकि पूरा ब्लड ग्रुप तो हम ऐसे ही बताते हैं, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, है ना। जब पूछे ABO की किसने की, लैंडस्टीनर ने, RH की किसने की, वीनर ने, ब्लड ग्रुप की किसने की, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप ऐसे ही बताते हैं, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, है ना। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो ABO के अंदर है, एक A होता है, एक B होता है, एक AB होता है, एक O होता है। A जो है, B जो है, AB जो है और O जो है, इनके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूनिवर्सल डोनर पे, सर्वदाता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर पे या यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्राही। तो ये जो है ये सर्वदाता होता है। ये वाला ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है, सर्वदाता। सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना। और ये होता है यूनिवर्सल रिसीवर या एक्सेप्टर, आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं सर्वग्राही। ये सभी से ब्लड ले सकता है। ये सभी से ब्लड क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए ये सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है ना। और O वाले के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता जिसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनाए, इसीलिए O वाला सभी को ब्लड दे सकता है। प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव वाला सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं, किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, है ना। तो O में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए O नेगेटिव सबको दे सकता है, AB पॉजिटिव सबसे रिसीव कर सकता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ब्लड ग्रुप का हो गया, एक इसका हो गया लैंडस्टीनर वीनर का, मेन तो हो गया सारा, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछती हूँ, काफ़ी बार आता है एग्जाम में। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती? कॉर्निया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आँख के ऊपर जो ये ट्रांसपेरेंट परत होती है, आप देखोगे इसके ऊपर कोई भी ब्लड की लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या कभी वॉमिटिंग हो और ज़्यादा जोर लग जाए उसकी वजह से आँखों में ब्लड आ सकता है, तो दैट इज़ अनयूजुअल। उसमें फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज इसके ऊपर कोई भी ब्लड की लेयर नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक थे जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो हार्ट का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।